हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे सभी लोग? आशा करता हूँ सब बहुत मस्त होंगे, अच्छी अच्छी तरह से घर पे एकदम सुरक्षित। ठीक है, तो अ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि 2 दिन आपका वीडियो नहीं बना और नहीं अपलोड हुआ। जो बच्चे रेगुलर थे, रेगुलरिटी उनका टूट गया, तो इनके लिए थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगा। कारण ये था कि 2 दिन ये हमारे क्षेत्र में जहाँ से हम वीडियो बनाते हैं, उस क्षेत्र में नेटवर्क का प्रॉब्लम था और जो नेट सप्लायर था वो बंद किया गया था, जिसके कारण अब वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है? तो शूटिंग हो चुका था, आज जो आपका अपलोड हो जाएगा, आप शायद देखेंगे और आप शायद देख लेंगे। ठीक है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो डेली आपका डेली 4 पीएम में जो आपका वीडियो आता है, जो एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। इसका पहले हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट किए थे। ये जो आपका रहेगा प्रीवियस ईयर रहेंगे, जितने भी आपके 2020 2021 और 2020 में जितने भी आपके हेल्ड हुए एग्जाम, एसएससी एमटीएस 2023 23 के लिए हम बनाए गए हैं, 23 के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी 20 और 21 वाले जितने भी आपका प्रीवियस ईयर रहेगा, वो सारे हम अपलोड करेंगे। ठीक है, सारा हम उसका सॉल्यूशन देंगे एक-एक ईयर का, जब तक आपका एग्जाम नियर बाय नहीं आता। जिस दिन एग्जाम आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, उस दिन बंद कर देंगे। तब तक आप इसमें हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पुराने तो जानते ही क्या करना है, बट नए जो नहीं जानते, जाइए चैनल को नीचे सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब पे टिपिए, ऑल द बेल आइकन कर दीजिए और मस्त वीडियो को एंजॉय करिए। जो बच्चे पढ़ने वाले सीरियसली आप लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, और जो रेगुलर है, चलिए बनते हैं हमारे साथ, क्योंकि मैं सब जानते हैं, मैं हूँ सिंह सनी और आप हमारा चैनल देख रहे हैं हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक एकदम बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ मेरा देना कर्तव्य है और मैं हमेशा देते आता हूँ। तो जो बच्चे लगता है कि अगर न्यूली हैं और नहीं पा रहे हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जा सकते हैं, बहुत सारे वीडियो है उसके अंदर जाकर देख सकते हैं। कौन सा टॉपिक से जो लेसन देखना है वो जाके देखिए, जो लेसन पढ़ना वो लेसन जाके देखिए। मैंने बहुत फ्लो तरीके से बताया, बहुत ईजी तरीके से बताया है। हाँ, और एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर वो बच्चे वो मेरे से आशा करें, आप सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सर आप एकदम छोटे से बताइए, तो भाई एसएससी एमटीएस की तैयारी हो रही है, यहाँ मैं छोटे से नहीं बताऊंगा। और अगला मैं रिवीजन बैच भी लेके आता हूँ 9 बजे, जो आज का अपलोड हो गया कल, परसों कल, आज अपलोड होगा 9 बजे आपका हो गया होगा। और कल जो आएगा वो उसमें खाली प्रीवियस रिवीजन करा, रिवीजन में भी वो नहीं कि बच्ची तरह बताऊं मैं। ठीक है, मैं अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ, लेकिन मेन कौन से बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़े मैं हंसी खुशी में बता दिए कि हाँ भाई ये सीख लिए, कैन सीख लिए, वुड सीख लिए, बस इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो मैं उसी तरह प्रिपरेशन कराता हूँ, जो कि कुछ मेहनत अच्छे अच्छे खासे करने वाले बेसिक जिन बच्चों का मजबूत है, जिन बच्चों का अच्छा खासा बेसिक मजबूत हो, उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ठीक है, पहला आपका इडियम्स है जो कि हर सवाल में रहता है, प्रीवियस ईयर में भी पहला सवाल है, क्योंकि अभी जो भी है आपका ऑन द स्पॉट एसएससी वाले नहीं बनाया है, हमने तो उसको छेड़छाड़ किया नहीं है। सारे एसएससी का इन्फॉर्मेशन है, बस हमारे तरफ से टाइप किया गया है और टाइप के हिसाब से कुछ छेड़छाड़ नहीं है, बस हमारा अप्रोच है, उसमें आपको बस देखना है। ठीक है, तो बात करें पहला जो सवाल है बाबू, वंस कप ऑफ टी क्या है? वंस अप ऑफ टी दिख रहा है? वंस अप ऑफ टी का मतलब क्या होता है एक्चुअली? वंस कप ऑफ टी होता है अप टी। ठीक है, पहले हम समझिए कि वंस कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है। देखिए, वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है कि जब कोई आप चूज अपने हिसाब से चूज करते हैं या अपने हिसाब से उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि फुटबॉल नॉट माई वंस कप ऑफ टी, क्रिकेट इज माई वंस कप ऑफ टी। इसका मतलब क्या? फुटबॉल मेरे चॉइसेबल या मेरे हैबिट या मेरे हॉबी का नहीं है, बट क्रिकेट को मैं पसंद करता हूँ। मतलब कि अपने हिसाब से जो लाइक करना उसी को बोलते हैं बाबू वंस कप ऑफ टी। ये कहावत बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला ऑप्शन है वन प्रिसेप्शन अबाउट समवन। क्या है बाबू? वन प्रिसेप्शन अबाउट समवन, जो कि ऑप्शन नंबर ए गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पहला गया, पहला का मतलब नहीं। वंस जनरल प्रिंसिपल, कोई सामान्य सिद्धांत नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी भी गया। ठीक है, वंस हार्ड अर्नड मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं, ऑप्शन नंबर का सी गया। बच गया ऑप्शन नंबर डी, ये है वंस चूजन और प्रीफर्ड थिंग। अपने हिसाब से चूज करना, अपने हिसाब से हॉबिचुअल चीज को चूज करना, प्रीफर्ड करना, उसी को बोलते हैं बाबू वंस कप ऑफ टी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट बाबू सवाल वो है आपका च्यू द सीनरी। क्या है बाबू? च्यू द सीनरी का मतलब क्या होता है एक्चुअली, पहले वो समझेंगे। ठीक है, च्यू द सीनरी, तो देखिए समझिए, च्यू द सीनरी का मतलब होता है कोई काम में रेगुलरिटी है, मतलब अगर वो काम को परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो काम को छोड़ के आप दूसरा ही कुछ करना चालू कर दे रहे हैं। इसका मतलब है, अगर मैंने आपको बोला कि आप एक चीज बोलिए, तो आप वो चीज बोलने के बजाय उसमें और ओवर एक्टिंग कर दे रहे हैं।
सिंपल मतलब समझिए कि च्यू द सीनरी का मतलब होता है जो सीन हो गया चबा जाना, च्यू मतलब चबा जाना और सीनरी मतलब सीन हो गया, वो सीन को चबा जाना अपना सीन डाल देना। मतलब इसका याद कैसे करोगे, सीनरी को चबा गया अपना ही कुछ बोल रहा है, इसका मतलब कि ओवर एक्टिंग कर रहा है। जो व्यक्ति ओवर एक्टिंग करता है उसी को बोलते हैं च्यू द सीनरी। तो ऑप्शन नंबर चलते हैं, ये है आपका सवाल च्यू द सीनरी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ओवर एक्टिंग करना था। पहले आपका टू मिसमैनेज, नहीं मिसमैनेज नहीं होगा, टू ब्यूटीफाई, नहीं ब्यूटीफाई नहीं, टू एक्ट ओवरली इमोशन इसको बोलते हैं बाबू। जो कि आप जब एक्ट करते हैं ओवरली इमोशनल तरीके से, जो कंसेप्ट है वो नहीं बोल रहे हैं, अपने हिसाब से बोल रहे हैं। और टू अंडरस्टैंड, ये खत्म गया, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए गया, डी गया, सी गया, बच गया ऑप्शन नंबर ए, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। च्यू द सीनरी का मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाबू, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द ब्रैकेट वर्ड इन द सेंटेंस। क्या है, अभी एंटोनिम्स आ गया है, एंटोनिम्स तो आ गया है। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं इसके लिए हमेशा टाइम देता हूं और आपको भी इसमें भी टाइम दूंगा, ठीक है। तो फटाफट इसको बनाइए ऑप्शन। एक मैं बता दूं कि ये रहा आपका सवाल। इम्प्रोविडेंट का आपको एंटोनिम्स ढूंढना है, पहले पता करना है कि इम्प्रोविडेंट क्या होता है, फिर उसका एंटोनिम्स पता करना है, फिर ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, फटाफट करिए इसको। चलिए हो गया, हो गया, बनाए चीजों को, चलो देखिए। तो बात करते हैं वर्ड कौन सा हमारा, इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है, या सिंपल बोल सकते हैं कंजूस नहीं, अगर इसको सिंपल मीनिंग से बोले खर्चीला, एक मायने से हम बोल सकते हैं, बट पूरा खर्चीला नहीं। खर्चीला मतलब क्या होता है, स्पेंड्रफ्ट, पूरा खर्चीला नहीं। ये जो व्यक्ति होता है इम्प्रोविडेंट, ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सोच समझ के करता है, जो खर्च करना, लेकिन सोच समझ के खर्च करना। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर यहाँ पे अगर कोई बुक लेने जा रहा है एसएससी का, अगर उसको एक दुकान पे 250 का मिल रहा है और 10 किलोमीटर दूसरे दुकान पे वहाँ पे 200 का मिल रहा है, तो वो 200 परचेस करेगा, भले 10 किलोमीटर जा सकता है। इसका मतलब कि खर्चीला बट सोच समझ के खर्चा करना। अब सिंपल मीनिंग समझिए, खर्चीला होता है, खर्चीला कैंटिम्स क्या होगा, माइजर, कंजूस बोल सकते हैं। चलो कंजूस है। पहले आपका टाडी, टाडी का मतलब होता है बहुत ही धीमी गति से, जो कि ऑप्शन नंबर है ए नहीं होगा, आप बोल सकते हैं स्लोली, क्लियर हुआ। अच्छा, 350, 350 का मतलब होता है बाबू माइजर बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है कंजूस, ठीक है। कंजूस कैसे याद रखेंगे, 350 से याद रखना आप लोग, ट्रिक है इसका बाबू, ट्रिक है। 350 का 350, 350 रुपीज मुझे मिला, बहुत ही कंजूस था व्यक्ति, मुझे देना था बहुत, वो मुझे देता बहुत सारा, लेकिन मुझे कितना दिया है 350, इसका मतलब कि बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। तो 350 से याद हो जाएगा आपका, 350 का मतलब कंजूस व्यक्ति, माइजर मतलब कंजूस व्यक्ति, ठीक है। अच्छा, कॉटियस, कॉटियस मतलब होता है सतर्क, सतर्क क्या होता है बाबू, सतर्क, जो कि ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यहाँ लिख लीजिएगा सतर्क, सावधानी बरतना। और हंग्री मतलब सब जानते हैं, भूखा, ठीक है। चलिए आया समझ में, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेते हैं, बहुत ही चलिए हो गया। चलिए ठीक, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन था हमारा, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एन ऑप्शन, वन ऑफ देम हैव मे contain an error, select the part of the contain the error from the given options, if you do not, if you don't find any error, mark not as your answer। सब समझते हैं कि एरर का क्वेश्चन है, अगर एरर इसके अंदर है तो हमें ऑब्वियसली इसको ढूंढना है, और एरर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट का केस लगाना है। बट अब एरर है कि नहीं रहेगा, क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्टेट, जब आप एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेस में होते हैं, तो इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल एंड नॉनसेंस। अच्छा, ये प्रोसेस प्रक्रिया करना हमारे लिए मुश्किल होता है, मुश्किल होता है या मेहनत होता है, हार्डली मतलब मुश्किल से होता है कि मेहनत से होता है। अगर यहाँ बात करें कि वो जो काम कर रहा है व्यक्ति, वो हार्डली तरीके से करेगा कि हार्ड करेगा, मतलब कि मैं बात करूं हार्डली और हार्डली में फर्क क्या है, एक हार्डली होता है HRRD और एक हार्ड होता है। ये हार्डली का मतलब होता है, अच्छी तरह से एक बार लिख लेते हैं, शायद गलती लिखा गया, अच्छे से नहीं लिखा है, एक बार देख लीजिए यहाँ पे।
दोनों मीनिंग सकते हैं, गलती यहाँ पे निकल रहा है। कैसे? अगर बात करें, एक हार्डली एक एडवर्ब है आपका, ठीक है, एडवर्ब है, मैं यहाँ पे एडवर्ब लिख देता हूँ। और हार्डली की जगह पे हार्ड क्यों आएगा, पहले आप समझिए। पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है, फिर मैं यहाँ लिखूंगा हार्ड, HARD, हार्ड क्या होता है। अच्छा, बात करें हार्डली और हार्ड में, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से, ठीक है, और हार्ड का मतलब होता है मेहनत से, ठीक है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है, एक होता है मुश्किल से, एक होता है मेहनत से। अच्छा, बात करें हम इस सवाल को, तो व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंस इट इज हार्ड टू प्रोसेस डिटेल एंड नॉनसेंस, क्या इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल एंड नॉनसेंस, मतलब कि अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो मेहनत लगता है करने में, या नॉनसेंस को मतलब कि नॉनसेंस आपका जो डिटेल हो गया उसको मेहनत लगता है या मुश्किल से होता है, मेहनत लगता है ना। अगर कॉन्सेप्चुअल लगा के तो यहाँ पे अच्छा, अगर इससे भी नहीं समझ पा रहे आप, तो प्रोसेस, प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पे हार्ड आना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब कि स्ट्रेस के ये रहा, स्ट्रेस के हिसाब से हार्ड होना चाहिए कि हम इस चीज को मुश्किल से नहीं, मेहनत से नहीं कर पाएंगे जब तक हम अगर अपने फीलिंग में स्ट्रेस रखते हैं तो। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हार्डली नहीं होगा, वो हार्ड होगा, हार्ड होगा, ठीक है, मुश्किल से नहीं, मेहनत से। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा आपका व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेन इट इज हार्ड टू प्रोसेस, ये हमारा मेहनत लगता है किसी काम को प्रोसेस करने में या नॉनसेंस को स्ट्रेस में लेने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हार्डली नहीं, हार्ड होगा। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर आपका ए में गलती था, ये सब सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी इसी का क्या है क्वेश्चन, एक बार देख लें। क्या है, द reduce air pressure on airline flights, क्या है बाबू, कि the reduce pressure on airline flights can lessen the amount of oxygen in passengers blood for 25%। अच्छा, यह बात करें तो बात कर रही है कि the reduce air pressure, एयरलाइन फ्लाइट्स में एयर प्रेशर जब कम होता है, रिड्यूस हो जाता है, तो क्या होता है कि लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अमाउंट तो कम होना स्टार्ट हो जाता है, किसके अंदर, पैसेंजर्स के खून के अंदर, पैसेंजर्स के खून के अंदर वो ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे कम हो जाता है। कब? जब आपका प्रेशर, एयर प्रेशर कम होने लगता है, कब, एयर फ्लाइट्स में। अच्छा, बात करें तो लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। अच्छा, यहाँ पे एक चीज गलती लग रहा है बाबू, ये कि 425% सुटेबल तो मुझे लग नहीं रहा है, क्यों सर, आपको क्यों नहीं लग रहा? अच्छा, बात करते हैं कि जो एयरलाइन, जो एयर प्रेशर जो रिड्यूस हो रहा है, एयर प्रेशर जो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसके कारण ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, बट वो कितना हो रहा है, कोई अंदाजा है? यहाँ पे डायरेक्टली बोला कि 425%। अच्छा, 4 कब लगता है, जब हम एक स्पेसिफिकल चीज को जानते हैं। ये नहीं समझ कि सीन्स लगेगा, सीन्स और 4 का वो लफड़ा नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिकल 4 लगाते तो 25% घटना सुटेबल होना चाहिए तब ना। यहाँ पर 4 नहीं लगने थे, यहाँ पे लगना चाहिए था अप टू 25%। 25% तक घट जाता है, यानी कि 25% के लिए हो जाता है कम। आ रहा समझ में? या तो बाय लगाइए या तो अप टू लगाइए। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो 4 है गलत है, अगर आंसर हम लेना चाहते क्या हो जाएगा, अप टू। अच्छा, अब अप टू बोल के क्वेश्चन को एक बार पढ़िए कि द reduced air pressure on airline flights can lessen the amount of oxygen in passenger bloods up to 20%। कितना? 20% तक कम हो जाता है, कब, ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ पैसेंजर्स ब्लड के अंदर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एक मात्रा जो निर्धारित है ना, वो अनुमान लगा के किया जाता है, यानी कि डायरेक्टली 25% ज्यादा भी तो हो सकता है, कम भी तो हो सकता है, तो हम लोग अनुमान गेस करके चलेंगे ना, तो इसलिए अप टू वहां पे सुटेबल लगेगा आपका, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, चले तो ये रहा आपका सी आपका जो सही ऑप्शन होगा, इसके अंदर गलती था, बाकी ये सब सही था आपका, ठीक है, देख लीजिएगा। तो इसके अंदर भी कौन सा ये गलती था, ठीक है, यहाँ पे आप अप टू का यूज करेंगे, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो मेरा बताना और सिखाना तरीका अलग है, तो मैं बताऊंगा जो कि सुटेबल एक कॉन्सेप्ट लगेगा उसी में बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। चलो बात करते हैं, तो ये है आपका अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स। चलो फिल इन द ब्लैंक्स है, अगर क्वेश्चन पढ़े हम कि माय टीचर आस्क्स मी टू कीप, क्या है कि माय टीचर आस्क्स मी टू कीप क्वाइट 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 क्वाइट, ये चार का ऑप्शन है। अब सबसे पहले बात करें तो स्कूल में हम लोग जब रहते थे तो स्कूल में टीचर यही चीज बोलती थी कि एवरीवन पिन ड्रॉप साइलेंट। एक पिन जो गिरता है ना, पिन जो गिरता है उसका जो आवाज आता है उससे भी आपको शांत रहना है, ये इसका मतलब होता था। अच्छा, कीप क्वाइट, ये टीचर बोलती थी कि एवरीवन कीप क्वाइट अंटिल आई कम हियर, आप सबको चुप रहे जब तक मैं नहीं आती, ये बात होता है। तो टीचर का एक फेमस वर्ड है, और ये सारे बहुत सारे वर्ड से परिचित हैं आप, ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है ऑनेस्टी इज माय बेस्ट पॉलिसी, स्मॉल एक्स कैन कट द ट्री, ये मेरे स्कूल का पहले सब नियम होता था।
और मैं स्कूल की यादें बता रहा हूँ आपको। और टीचर होती थी मेरे स्कूल की, जहाँ पे इंग्लिश थोड़ा उनका अच्छा नहीं था, बट जब बाल काट के हैं तो ऐसे बोले कि व्हाई हेयर नॉट कट, व्हाई हेयर नॉट कट, गो टुमारो, कट टुमारो, कट स्टैंड हियर, गो क्लास इन सेकंड पीरियड, ऐसे करके इंग्लिश बोलती, थोड़ा फनी लगता था, ठीक है। तो वो यादगार टीचर थी, हिंदी की टीचर थी हमारी, जो कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हमने, उनके द्वारा से हमने पढ़े हैं हिंदी का, जो कि आज याद आता है सब चीज़। स्कूल स्कूल होता है, कॉलेज कॉलेज होता है, चीज़ें तो याद आते रहेंगी, लेकिन वो तो यादगार चीज़ थोड़ा अच्छा लगता है, फनी लगता है। तो ये बात बताना चाहता हूँ कि स्कूल में जो हम रेगुलर वर्ड सुनते हैं, वही रेगुलर वर्ड है कि जब टीचर आस्क्स मी टू कीप क्वाइट, ये वर्ड सबने सुना है। अब कीप क्वाइट का मतलब होता है शांत। अब शांत में चारों में से एक ही ऑप्शन है आपका शांत वाला। तो कीप क्वाइट ये होगा या ये होगा, ये हो गया। फटाफट आपके पास 4 ऑप्शन है, कुछ सेकंड का टाइम है, फटाफट इसको करिए, फिर मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो क्वाइट का मतलब शांत होता है। अब ये क्वाइट लगेगा कि ये क्वाइट लगेगा, या ये क्वाइट लगेगा या ये क्वाइट लगेगा, चारों में से तो दिक्कत है। तो बात करो अब, ये जो होता है इसका मतलब होता है शांत। अब याद रख लेंगे स्पेलिंग, जो आगे जाके आपको काम देगा। QUIET का मतलब होता है शांत होना, ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। अच्छा, क्वाइट की बात करें, इसका मतलब होता है कोई काम को अ, अत्यंत, ठीक है, कोई काम को तुरंत कर लेना, उसी को बोलते हैं क्वाइट। अच्छा, ये क्वाइट का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना या त्याग देना। बोलते हैं ना कि आप तीसरा पड़ाव पार कर लिया, आप क्या इसको क्विट करना चाहेंगे, तो क्वाइट नहीं होता, क्विट होता है, सिंपल, ठीक है। इसको बोल देंगे छोड़ देना, सिंपल क्विट कर देना। और एक पॉइंट भी गया, तो क्लियर हुआ पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है विचित्र, ठीक है, इसका मतलब होता है विचित्र। और ये हो गया अत्यंत, विचित्र, विचित्र होता है क्वाइंट का मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। क्लियर हुआ, चलो। ऐसा में तो ये क्वाइट का मतलब शांत है बाबू, जो कि आप रेगुलर टीचर से सुनते हैं। अगर आप लिखना भी चाहें तो QIET हो जाएगा, क्वाइट आपका क्लियर हुआ। और ये क्वाइट हो जाता है आपका अत्यंत, ये क्वाइट छोड़ देना, एक पॉइंट होता है विचित्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाबू। तो नेक्स्ट आ गया आपके साथ एंटोनिम्स, जो कि एंटोनिम्स जो है, इसके मैं थोड़ा सा वक्त टाइम दूंगा। और ये मुझे टाइम देना कंपलसरी, क्योंकि फटाफट इसको करिए, फिर समझाते हैं। पहला आपका वर्ड है पेरिलियस। पेरिलियस का मतलब क्या होता है, फिर समझेंगे, ठीक है। फटाफट फटाफट, इधर में पॉज कर लीजिए, नहीं तो अगर टाइम ज्यादा लेना है आपको। स्टार्ट करें, चलिए। तो पेरिलियस का मतलब होता है पेरिलियस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक, ठीक है, सिंपल। खतरनाक, खतरनाक लिखा था है, र वाला नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। पेरिलियस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस बोल सकते हैं, ठीक है। सावधानी पूर्ण बरतना बोलते हैं ना, तो पेरिलियस का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक या खतरनाक स्थल, डेंजरस स्थल को बोलते हैं पेरिलियस। अब डेंजरस का एंटोनिम्स क्या होता है, सुरक्षित। एक खतरनाक जगह, एक सुरक्षित जगह, दोनों में अंतर दिख रहा है आपको। तो पहला आपका वर्बोस, वर्बोस का नहीं होगा, वर्बोस का मतलब होता है वाचाल, जो डेली प्रयोग में आप यूज करेंगे, वाचाल, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं। अच्छा, अनस्टेबल का मतलब होता है स्थिर ना होना, जो कि आप सब जानते हैं, स्थिर ना होना, ठीक है, इसका मतलब समझाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, क्रूल, क्रूल मतलब ये होता है क्रूअल्टी, क्रूरता से कोई काम, ठीक है। और सेफ का मतलब होता है सेफ रहना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी से होगा। सेफ मतलब सुरक्षित, सुरक्षित जगह पे रहना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो पेरिलियस मतलब डेंजरस, और डेंजरस का आपका याद होगा एंटोनिम सेफ, सुरक्षित। अच्छा, अब ये चीज को याद कैसे परफॉर्म करेंगे, तो मेहनत से, ठीक है, सब जानते हैं मेहनत लगेगा। पीडीएफ लीजिए, बुक लीजिए, कोई बुक परचेस कीजिए, और वही बुक से आप इस चीज को पढ़िए, ठीक है, जबकि आप याद करेंगे तभी चीज को याद होगा बाबू, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको वोकैब
याद ही करना पड़ेगा। बिना याद के आप वोकैब नहीं बना सकते हैं। ये चीज़ आप क्लेम आपके माइंड में बैठा लीजिए। ओके? आज की टाइमिंग पे वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन इतने सारे बनाए जा रहे हैं कि क्वेश्चन लेंदी हो, और लेंदी होने के साथ-साथ आपका एग्ज़ाम छूटे, ये चाहता है एसएससी या और एग्ज़ाम वाले, ठीक है? छूटने का मतलब है आप पीछे रह जाए, और जो बच्चा एक्यूरेट माइंड से करेगा, फटाफट उसको हैंडलिंग करेगा, वो आगे निकल जाएगा। तो आपने सुना है कि सीजीएल के बंदे बोलते हैं कि मुझे आता था सब, लेकिन अटेंड नहीं कर पाया सर। इसका मतलब कि आपका टाइमिंग स्पीड कम है, वो टाइमिंग स्पीड भी बनाना रहता है ना। चलिए, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वापस फिल ब्लैंक्स है, चलिए देखते हैं एक बार। ही क्लेम्स टू बी द, अच्छा ही क्लेम्स टू बी द के बाद स्मार्टनेस, स्मार्टेस्ट आएगा या स्मार्टिंग आएगा, स्मार्टर आएगा। अच्छा, बात करें यहाँ पे, तो एक रूल लगता है वो भी एडजेक्टिव का, द। क्लियर हो रहा है? द। मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, ठीक है? एक एक रूल लगेगा, हम एडजेक्टिव अगर लेसन पढ़े हैं तो उन बच्चों को फटाफट बना लिए होंगे। अच्छा, एक एडजेक्टिव नहीं भी पढ़ेंगे वो भी बना लेंगे। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव के साथ दो कॉन्सेप्ट है। कैसे? देखिए, अगर मैं द लेके चलूं तो द आता है सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री के साथ। ये पहला कॉन्सेप्ट है मेरा, ठीक है? थर्ड डिग्री के साथ आता है। अच्छा, स्मार्टनेस थर्ड डिग्री है? नहीं। स्मार्टेस्ट थर्ड डिग्री, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए गया, सी गया और डी गया। क्लियर हुआ? अच्छा, अब बात करें कि द क्या थर्ड डिग्री लगता है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब पूरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़े कि ही क्लेम्स टू बी ही क्लेम्स टू बी द ब्लैंक किड इन द स्कूल। अच्छा, वो बच्चे को सबसे स्मार्टेस्ट बताया जा रहा है पूरे स्कूल से कंपेयर करके। एक व्यक्ति दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अगर यही दो व्यक्ति के बीच में कंपेयर नहीं होता तो हम सेकंड फॉर्म लगाते, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि द के हिसाब से तो आता है तो थर्ड डिग्री, जो कि स्मार्टेस्ट पहला बी ऑप्शन है आपका। अच्छा, अगर पूरे स्कूल से कभी कंपेयर करेंगे तो वैसे भी आपका थर्ड सुपरलेट डिग्री आता है, जो कि दोनों काम में आपका स्मार्टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे आप स्मार्टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह अप्रोच लगाना है, ठीक है? क्लियर हुआ? स्मार्टेस्ट। तो ही इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल, ठीक है? जब आप किसी से बहुत ही चीजों से कंपेयर करते हैं तब वहां पे आप थर्ड डिग्री यूज करिए। यदि आप दो व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे कंपेरेटिव डिग्री यूज करिए, मोर के साथ, चाहे स्मार्टर लग जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, इसको भी थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। चलिए, बढ़ते हैं बाबू। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस ऑफ नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो आपका इंप्रूवमेंट का केस है, वापस एरर इसमें ढूंढना है। एरर मिले तो फाइन करेंगे, नहीं मिला तो नॉन इंप्रूवमेंट का केस लगाएंगे। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं बाबू एग्जाम में, थोड़ा हमें राहत देता है। क्यों राहत देता है? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एरर ढूंढने की जरूरत नहीं है, एरर हमें डायरेक्टली दे देता है। अब आप जो ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा देते कि पूरा ग्रामर छानबीन कर देते कि कौन सा एरर है, वो टाइम आपका बचत हो रहा है। तो कुछ ऐसे मदद भी कर रही है, तो उस मदद का फायदा उठाइए, जो कि यहाँ पे है। इसमें पहले से ढूंढने की जरूरत नहीं, पहले से दिया है। ऑब्वियसली हम चीजों को और अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो बात करते हैं फैमिली आर सो पुअर, ठीक है? यहाँ पे जो सो पुअर है, गलती क्यों है, अब क्यों गलती वही बताऊंगा और इसका सोल्यूशन बताऊंगा। जैसे कि बात करें यहाँ पे सो पुअर दिया है। अच्छा, सो के साथ जो पुअर है कोई गलती नहीं, आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे सो के साथ एक पेयर है जो कि डेट आता है, जो डेट का यहाँ पे मिसिंग है बाबू। मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ा है, एडवर्ब में पढ़ा है कि सो के साथ डेट आता है, टू के साथ टू आता है, टी डबल ओ के साथ टू आता है। अच्छा, यहाँ पे सो के साथ डेट मिसिंग था, चलते यहाँ पे गलती दिया है। अब पुअर एक है नेगेटिव शब्द। कैसे शब्द है? एक नेगेटिव शब्द है, ठीक है? नेगेटिव शब्द है। अब जैसे नेगेटिव शब्द है तो हम नेगेटिव तरह बनाएंगे ना इसको बाबू, ठीक है? नेगेटिव शब्द है। अब नेगेटिव के साथ आता है, वो भी आता है आपका कौन सा? टी डबल ओ। वेरी किसके साथ आता है? वेरी आता है, वेरी आता है पॉजिटिव के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर, ये वेरी दिया नहीं हमें। वेरी है नहीं, वेरी तो है नहीं, तो जो ऑप्शन नंबर ऑलरेडी करी है। अच्छा, बात करें तो एक टू ही एक ऐसा पूरा एडजेक्टिव में है जो कि एक नेगेटिव, मतलब कि अनप्लीजेंट एडजेक्टिव को लेके चलता है बाबू। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव क्या होता है? इसको बोलते हैं नेगेटिव शब्द, नेगेटिव वर्ड्स को बोलते हैं बाबू अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। अच्छा, पुअर भी नेगेटिव है और इसका टू आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर पर एक टू है, ये टू है, जो कि ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। एक ये रहा टू, सच पुअर, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी नहीं होगा। ये जो टू होगा सही, नो इंप्रूवमेंट का केस ही नहीं बनता। और यहाँ पे बात करें तो ये टू लगाएंगे तो ये वाला टू के साथ ऑलरेडी एक टू हमें दिया है, तो उससे भी आप मैचिंग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्लियर हुआ? इजी था। चलिए, तो देखिए, ज्यादा जहां टाइम लेना होगा मैं वहां टाइम ले लूंगा, जहां टाइम नहीं लेना होगा वहां पे मैं टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर आप उसमें टाइम वेस्ट कर दीजिएगा तो अदर
क्वेश्चन कैसे अटेंड करेंगे, ठीक है? बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग लगेगा फिर आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड इन गिवन सेंटेंस। मिसस्पेल्ड वर्ड है जो कि शब्द जानते हैं, मिसस्पेल्ड मिसस्पेल्ड है, कहाँ गलती हो देखना है। अच्छा, ये बात करें श्योरली, श्योरली बिल्कुल एक वर्ड होता है, सरली भी एक वर्ड होता है, मतलब ये वर्ड चारों सही है। श्योरली का हम सरली एक वर्ड होता है, श्योरली भी वर्ड होता है। पहले इसे कंपैरिजन नहीं करेंगे, पहले हम आगे देखते हैं और क्या है। एक मार्टेर, मास्टर, मास्टर की स्पेलिंग गलती दिखा है आपको, ये रहा। इसमें मास्टर है, ये भी गलती हो जाएगा, इसमें मास्टर भी गलती हो जाएगा, इसमें मास्टर भी गलती हो जाएगा, ये रहा आपका मास्टर, ये सही होगा। मतलब हमने क्या किया कि कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने छाट लिया। यहाँ पे श्योरली का श्योरली रह गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्लियर हुआ? सरली का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, ठीक है? फ्रॉडिंग, सरली बोलते हैं फ्रॉडिंग, ठीक है? वो रख लीजिएगा। क्लियर हुआ? और ये सरली हो गया, इसके मतलब नहीं था। ये मास्टर की स्पेलिंग में एसटीआर हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बाकी कोई गलती नहीं दिख रहा, आपको लगता है कोई मिस्टेक है तो कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये है जो बाबू आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है? और ये भी आपका वोकैबुलरी का सेक्शन है, जो कि बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, और यही आपको याद करना है। मैंने वोकैबुलरी का कैसे अप्रोच करना है, मेरा एक वीडियो है, आप नीचे जाके देख सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश इंग्लिश सिलेबस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप जाके वहाँ का देखिए, मैंने ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सारा तीनों चीज़ बताया है, और तीनों चीज़ को कैसे कंपेरिजन कर रहा है आप बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। मेरा मार्क्स भी बहुत अच्छे खासा आता है, ठीक है? आता था उसमें, और मैंने स्टेनो एग्जाम भी निकाला है, जो कि आप इजिली 200 मार्क्स का होता है, ठीक है? ध्यान देंगे तो चलिए, 200 नहीं, सॉरी 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, बात करें यहाँ पे, द बुक डेट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन वेरियस सब्जेक्ट। क्या है बाबू? कि ऐसा बुक है जो कि बहुत ही सब्जेक्ट को कंटेन करता है, बहुत ही सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है एक ही बुक में। उस बुक को क्या बोलते हैं? तो उस बुक को बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। आप कभी फ्री है तो लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में अगर बुक देखिएगा, आप लाइब्रेरी में बुक देखिएगा तो वहां पे इंसाइक्लोपीडिया लिखा होगा, उसको उठाइए, और जब उसको पन्ना खोलिएगा ना बाबू, तो उसके अंदर इतने सारे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि आप सोचें कि ये बुक कितना अच्छा है। तो इंसाइक्लोपीडिया इज द बेस्ट ऑप्शन, और आंसर आपका यही होगा। अच्छा, मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, जो कि हाथ के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है? हस्तलिपि। और थियोसोरस और डिक्शनरी एकदम एक ही मायने होता है, इसको बोल सकते हैं आप शब्दावली, ठीक है? शब्दावली, शब्दवाली जिसको बोलते हैं, वर्ड प्रिफर करता है। डिक्शनरी आप सब समझते हैं कि वर्ड का मीनिंग लेके चलता है, ठीक है? कंप्लेक्स डिक्शनरी, इसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। चलिए, क्लियर हुआ? तो कर लीजिएगा, मैंने बाकी को बता दिया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 11 की तरफ। 11 क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन सेगमेंट। एंट्रीज बताना है। अब इसके लिए मैं भी टाइम दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? पहले आप मतलब है कि अंडरलाइन दिया है एनलाइटेंड। एनलाइटेंड क्या होता है, ठीक है? एनलाइटेंड क्या होता है पहले वो समझिए। एनलाइटेड, एनलाइटेड का मतलब, अच्छा ठीक है, टाइम दे रहे हैं कुछ सेकंड का, फटाफट इसको बनाइए, ठीक है? फिर हम समझाते हैं एनलाइटेड क्या होता है, वो पहले समझना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद ही आपको क्या ढूंढना है, इसका एंट्रीज ढूंढना है ना, एंट्रीज पे चले जाएंगे। चलो फटाफट करिए इसको, तो पहले एनलाइटेंड क्या होता है फटाफट, ठीक है? बड़े क्वेश्चन की तरफ देखिए। एनलाइटेड का मतलब होता है स्पष्ट व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति बोल सकते हैं। सिंपल, बहुत सारा मीनिंग होता है एनलाइटेड, ठीक है? सिंपल बोलिए कि स्पष्ट व्यक्ति। स्पेशलिटी को बोलते हैं बाबू एनलाइटमेंट। और आप ये नहीं बोल सकते, क्लियर भी बोल सकते हैं, लूसिडिटी बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं पढ़ा लिखा इंसान भी बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मीनिंग होता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब एनलाइटेड का मतलब होता है बहुत ही ऑनेस्टी अपने काम को लेकर, एकदम स्वच्छ व्यक्ति हो, स्पष्ट व्यक्ति हो, ठीक है? काम को अच्छे से करता हो। अच्छा, अगर आप ऐसे मीनिंग नहीं रख पाए थे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि द मोर एनलाइटेड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स। क्या हमें अच्छे स्पष्ट एम्प्लॉयर्स मिलेंगे तभी तो हमारे ऑफिस और अच्छे चलेंगे, टर्म्स को अच्छे समझेंगे। तो ऐसे भी समझ सकते थे आप। अच्छा, इसका हमें एंट्रेंस, एक होता है स्पष्ट व्यक्ति, एक स्पष्ट कोई काम को सीरियसली लेता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है? और यहाँ बात करें तो पहले आपका सिविलाइज, सिविलाइज का मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। आप सब समझते हैं, सभ्य व्यक्ति बोल सकते हैं इसको, मिल गया यहाँ पे सभ्य व्यक्ति। क्लियर हुआ? तो सभ्य व्यक्ति होता है। एजुकेटेड में पढ़ा लिखा होता है, इसका मतलब सेंस वही जा रहा है, हमें एंट्री सुनना है ना। अच्छा, कन्फाउंडेंट का मतलब होता है, ये सही आपका आंसर है,
कंफाउंडिंग मतलब होता है चकित व्यक्ति, कंफ्यूजन व्यक्ति। कोई काम को चकित मतलब कि उसको पता नहीं है, असमझ में हो, बैफल बोल सकते हैं, कंफ्यूजन बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड बनते हैं इसके, ठीक है। जो कि कंफ्यूजन में हो, चकित व्यक्ति हो। तो एक होता है स्पष्ट व्यक्ति, एक है चकित व्यक्ति, दोनों में अंतर दिख रहा है आपको? जी, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और डी मतलब होता है रीजनेबल, उचित बोल सकते हैं आप, उचित, या बोलते हैं ना कि यही कारण है, यही उचित है करने के लिए, क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 12 है, ये है सिलेक्ट, ये सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आई थिंक अगर वो समझ में नहीं आया होगा, साउंड का थोड़ा नीचे चला गया था, तो मैं समझा देता हूँ वो क्या था। वो है बाबू कि ये एनलाइटेड का मतलब होता है स्पष्ट व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, और कोई काम को एकदम स्पष्ट तरीके से करता है उसी को बोलते हैं एनलाइटेड। एनलाइटेड का हमें एंटोनिम सुनना था जो कि है आपका कन्फाउंडेड। कन्फाउंडेड का मतलब होता है चकित व्यक्ति जो कि एक दूसरे से मेल खाता हो। एंटी सिनोनिम्स का फर्क है। अच्छा, सिविलाइज मतलब सभ्य व्यक्ति होता है, एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, सब समझते हैं। रीजनेबल मतलब होता है उचित या रीजन रीजन कारणवश व्यक्ति, ठीक है। क्लियर हुआ? तो वो था जो कि शायद आई थिंक समझ में नहीं होगा, तो साउंड का प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है आपका सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा, सिनोनिम्स है तो पहले आप जाएंगे हैस्टी, हैस्टी क्या होता है, फिर एक्सपीडियस, रेस्ट्रिक्टेड, लेड बैक, लॉक्ड क्या होता है, फटाफट इसको करिए, ठीक है। बनाइए फटाफट इसको। हैस्टी, हैस्टी। चलिए बड़े क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल है आपका कि हैस्टी, हैस्टी क्या होता है, पहले वो समझेंगे। हैस्टी का मतलब होता है उतावला। क्या होता है बाबू? उतावला। कोई काम को अत्यंत करना चाहते हैं कि अभी चलो खाना चल, हाँ चल 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 चल, जल्दी 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 चलेंगे, बोलते हैं ना, जैसे कि चल चल रेस्टोरेंट में चलते हैं, हाँ चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। ये मतलब कि हर काम को उतावला ले लेना, उसी को बोलते हैं हैस्टी। अच्छा, उतावला का सिनोनिम सुनना है तो पहले आपका एक्सपीडियस। एक्सपीडियस का मतलब होता है, ये सही होगा ऑप्शन, आई थिंक इसका मतलब होता है चुस्त व्यक्ति, ठीक है। चुस्त व्यक्ति मतलब एकदम तंदुरुस्त व्यक्ति, कोई काम को अत्यंत करता है उसको बोलते हैं ना चुस्त, एकदम एक्टिव पर्सन है, तो भी एक्सपीडियस होगा। दोनों आई थिंक सिनोनिम से आपका मेल खा रहा है। अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड बोले कि जहां मना होता है ना कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पे जा नहीं सकते, प्रतिबंध होता है, ठीक है, वो बोलते हैं। लेड बैक, ऑप्शन नंबर सी गया। अच्छा, लॉक्ड का मतलब होता है लॉक प्रोफाइल कर देना, कोई चीज बंद कर देना, जो कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो हैस्टी मतलब उतावला, उतावला एक हो जाएगा चुस्त व्यक्ति, ऑप्शन नंबर आपका ए सही था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमें। तो 13 देख लेते हैं क्या कहता क्या है। तो 13 भी आई थिंक एरर का, और एरर वापस हमें दिया है गिन चुन के, जो कि देखते हैं क्या है। तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन, जैसे कि आपको आप सब समझते हैं कि अंडरलाइन पार्ट ऑफ द है, इसी के अंदर एरर है, और यही एरर को हमें दिखना है। तो पहला आपका वॉज कूल एंड हैड, ये एरर है। एरर है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा, सॉरी। एरर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मेरा कहना मतलब था। अच्छा, द वाटर एट हर प्लेस, वो उसके लड़की के पानी का जो उसके जगह पे था, पानी उसके जगह पे था, वॉज कूल एंड हैड अ मेटेलिक स्टेट, ठंडा था और मेटेलिक टेस्ट था। अच्छा, तो वाटर की जो बात की गई है वो तो कहीं से भी कह सकती थी, या तो प्रेजेंट हो सकता था या पास या था फ्यूचर, ये तो अभी मेंशन नहीं किया गया। बट यहाँ पे जैसे ही मेंशन कर दिया तो हम तो समझेंगे तो पास में चला गया वर्ड। अगर पहले से बोला होता कि ये चीज पास्ट में है या फ्यूचर में या प्रेजेंट में होता तो हम पहले समझ जाते हैं। बट ये पहले से बोला नहीं गया था, ये बोला गया यहाँ पे कि वॉज कूल, वो कूल था, ठीक है। बाद में वो मेटेलिक टेस्ट हो गया था, इसका मतलब पहले काम कूल था, वो अब ये हो गया था। इसका मतलब कि बात तो पास्ट में ही है और खत्म भी पास्ट में ही हो रहा है। मेरा यही रूल है ना टेंस का, कि जो बात शुरू में स्टार्टिंग होता है वो खत्म भी पास्ट में होगा, ये टेंस का रूल है मेरा। तो वॉज के साथ था और हैड भी रहा था, इसका मतलब कोई गलती नहीं दिख रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर आपका बी मारेंगे, ठीक है। ए गया, सी गया और डी गया। क्लियर हुआ? जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही। क्यों होगा? क्योंकि भाई पास्ट में बात था और पास्ट में ही रह गया। हैड का मतलब है कि बाद में मेटेलिक टेस्ट हो गया था, इस चलते हैड सुटेबल है वहां पे ऑप्शन, कोई गलती नहीं है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलो एक बार देखते हैं इनकरेक्टली क्या है इसके अंदर। तो चार ऑप्शन पे जाएंगे तो पहले आपका प्रीटर, पर्टर्ब,
परसीव, पिजन एंड पैसिव। ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आप काम करिए कि जो कि करेक्ट है उसको पहले छाटिए। तो करेक्ट है हमारा पैसिव, पैसिव बिल्कुल करेक्ट है जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी गया। पिजन, पिजन मतलब समझते कब होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी गया, वो भी सही है। परसीव का मतलब होता है अचीव करना, लेना, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी गया। और बच गया पटअप, पटअप ये नहीं होता बाबू, पटअप का मतलब PERTURB होता है पटअप, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ये ऐसे छाटेंगे, ठीक है, जो कि सही है उसको काट दीजिए, जो गलत है वो निकल जाएगा अपने आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये हो गया था हमारा, क्योंकि 2 बार टाइपिंग हो गया शायद, चूज द सीनरी, इसको नहीं देखेंगे, इसका मतलब होगा तो टू एक्ट ओवर इमोशनली, बहुत ओवर एक्टिंग कर लेना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये कट गया था। चलो आगे करते हैं, अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 16 क्वेश्चन हमारा, 16 क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। 16 क्वेश्चन, चलिए तो 16 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सीक्वेंस सेंटेंस, नो इंप्रूवमेंट। इसमें है वो, इसमें देखना है कि सही है कि गलत। अच्छा, तो नाइदर है, नन है, नॉर है। यहाँ पे एक नॉर है, नॉर के साथ नाइदर पेयर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर नॉट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। इसमें कोई ज्यादा बकती की जरूरत नहीं थी, नाइदर के साथ नॉर आता है, ठीक है, क्लियर हुआ, इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, इसलिए फटाफट करवा दी इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका अ यूनिक सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट, यूनिक सेंटेंस, द फॉलोइंग सेंटेंस, सॉरी, फॉलोइंग सेंटेंस है उसको स्प्लिट कर दिया गया, उसके अंदर एरर निकालना है। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन, हैव अ। अच्छा, अ की बात करें तो अ तो एक आर्टिकल है, और अ किसके लिए आता है, संख्या को दिखाता है, संख्या। मतलब कि अगर आप नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरा चीज है या उसका चीज है, तो सिंपल बोले कि दिस इज अ पेन। अगर बोल सकते ये मेरा कलम है, दिस इज माई पेन। अब जब नहीं पता है किसका, तो सिंपल बोल सकते कि यह एक कलम था, ये कलम है। तो अ दिखाता है कुछ संख्या। अब संख्या के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए, जो कि लैंग्वेजेस लिखा है, तो नहीं होगा, वो लैंग्वेज होना चाहिए था। यस, कट जाएगा आपका, ठीक है, लैंग्वेज होना चाहिए था। अगर यदि आप एक और काम कर सकते हैं, लैंग्वेजेस होगा, लैंग्वेज होना चाहिए। यदि आप और काम कर सकते हैं, इस एक को हटा दीजिए, जब एक को हटा देंगे तो नंबर दिखेगा ही नहीं, तो लैंग्वेज सही है। मतलब बात मिला के भी आपका एरर दोनों निकल रहा है इसी में। इसका मतलब जो कि ऑप्शन नंबर आपका चलेंगे तो सी, जो कि आपका गलती होगा। क्लियर हुआ, इसी के अंदर जो गलती था। ऐसा में अप्रोच बहुत ईजी है। आप आई थिंक आर्टिकल मेरा क्लास देख लीजिए, मैंने बता दिया कैसे इसको करना है। आपका 9 बजे डला गया क्लास, वो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आज आपका फिर 4 बजे का क्लास है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। और वापस सिनोनिम्स आ गया। डिमोलिश क्या होता है बाबू, डिमोलिश का मतलब होता है गिराना। क्या होता है, गिराना या डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, उसी को बोलते हैं डिमोलिश। अब डिमोलिश का हमें क्या ढूंढना है, सिनोनिम्स ढूंढना है, ठीक है, सिनोनिम्स। तो इसके अंदर रेज, फोर्ज, कर्टेल, रिवर्स। रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स का मतलब होता है रिनोवेट करना। रिनोवेट समझते हैं, रिनोवेट का मतलब होता है वापस बनाना, जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। रेज होगा, रेज का मतलब होता है ढाना, कोई चीज को ढाना, बोलते हैं ना कि इसको ढा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। फोर्ज का मतलब भी होता है और बनाना, ठीक है, बनाना बोल सकते हैं, ठीक है, केला नहीं, बनाना। और कर्टल का मतलब होता है कि छोटा करना, ठीक है, छोटा करना, ठीक है। तो मैं बहुत सारे ऑप्शन को मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। आई थिंक इससे यूनिक वीडियो नहीं मिलेगा आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे मीनिंग ऑप्शन नहीं बताया ज्यादा करके, ठीक है, मीनिंग फटाफट आपको आंसर बता दिए, वही खत्म कर देंगे। बट यहाँ पे आप ध्यान देते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक और है, देखते हैं क्या है कि थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच इजीली फायर। क्या है कि ऐसा चीज जो कि फायर एकदम आसान तरीके से कैच कर लेता है। क्या है, पहला आपकी इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब जो सुनाई नहीं देता है, जो सुनाई ना दे, क्लियर हुआ, जो सुनाई ना दे। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है शीघ्र जलने योग्य, जो कि तुरंत आग पकड़ लेता है, उसी को बोलते हैं इनफ्लेमेबल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। इनकम्बस्टिबल, जो कि आग नहीं जलता हो। और एक्सटिंग्विशिबल, जो कि खत्म कर देता हो, ठीक है, क्लियर है, किसी को खत्म कर देना वो होता है एक्सटिंग्विशिबल। और आपका इनकम्बस्टिबल जो कि आग नहीं पकड़ना। और इनफ्लेमेबल मतलब इसका उल्टा होता है, कि आग इजिली पकड़ लेता है, क्लियर हुआ। तो दोनों में काफी डिफरेंस था। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। ये भी आपका वन सब्स्टिट्यूशन है। क्या है कि ग्रुप ऑफ गन और मिसाइल लॉन्चर ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। क्या होता है कि ऐसा गन्स और मिसाइल का जगह जहाँ पे एक साथ क्या बोलते हैं लॉन्च किया जाता है, वैसे जगह को क्या बोलते हैं, वैसे जगह तो वॉर बोल से जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो ऐसे को बोलते हैं बैटरी। बैटरी का मतलब होता है वेपन का स्थल। कोई कैनन, बहुत सारे एक साथ बॉम्ब एक्सप्लोजन एक साथ फायरिंग कर रहे हैं, उस जगह को बोलते हैं वो बैटरी, उस एरिया को बोलते हैं बैटरी। ऑप्शन नंबर डी होगा।
सिमेट्री मतलब शमशान घाट, जो कि ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्लियर हुआ। स्कर्टरी का मतलब होता है बेचैन, और पिजेट्री का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट की जगह जहां पे इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है उसको बोलते हैं पिजेट्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। लास्ट लास्ट आपका अप्रोच जो कि है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में बढ़ते हैं। तो इन द फॉलोइंग पैसेज, यही सब वर्ड हैव बीन डिलीटेड एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्लियर हुआ, जो कि हमेशा रहता है। तो पहले मेरा काम है पढ़ना। डिफोरेस्टेशन इज इन ट्रॉपिकल रीजन कैन द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी कॉज रिड्यूस रेनफॉल। इन 2019 स्टडी पब्लिश इन द जर्नल क्या है इको हाइड्रोलॉजी showed that the parts of the Amazon rainforest that converted to the agriculture land, higher soil and air temperature which could drought condition। तो ये बात हो रही है पेड़ कटाई। डिफोरेस्टेशन कैसे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, कैसे एक पेड़ को काटने पे हमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, सूखा पेड़ हो जाता है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात किया गया है, बुक की बात की गई है। तो ये सारे अप्रोच लगा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि पहला है कि डिफोरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन। क्या, अच्छा, ट्रॉपिकल रीजन में डिफोरेस्टेशन क्या करेगा, क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। बहुत बढ़िया, प्रभाव डालेगा। तो पहला तो होल्ड नहीं होगा, अटैक नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट होगा। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। अगर हम पेड़ काट रहे हैं बाबू, तो पेड़ जब काट रहे हैं तो क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 में हो जाएगा अफेक्ट करेगा। क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अफेक्ट द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी। अच्छा, फिर क्या कॉज करेगा, तो बढ़ते हैं कि ब्लैंक कॉज रिड्यूस एंड फॉल। क्या करता है बाबू, कॉज करता है। अच्छा, यहाँ पे दिया है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो कि यूज करना है। पहला आपका हुम, दूसरा विच। अच्छा, हु होता है पर्सन, आदमी के लिए, जो कि आदमी की बात होनी है, तो ऑप्शन नंबर ए गया, डी गया। वेयर नहीं होगा, वेयर मतलब कहाँ। हुम होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, वो भी पर्सन के लिए यूज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं होगा। बच गया ऑप्शन नंबर बी, विच। ठीक है, विच यहाँ पे यूज होगा। और विच अगर लगाएंगे भी सुटेबल ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी, वेपर इज प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी विच क्या करता है, विच विच कॉज रिड्यूस रेनफॉल, वर्षा को कम कर देता है। जब आप डिफोरेस्टेशन करेंगे तो क्या करेंगे, पेड़ तो काट रहे हैं, तो पेड़ तो एक माध्यम है कि जो रेन को लेके आएगा, तो वहां पे भी आपका कैंसिल हो गया। क्लियर हो। अब यही बात बोला गया 2019 स्टडी पब्लिश में, एक जर्नल ने बोला है एंड्रोक्लोडी की शो डेट द पार्ट्स ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट डेड, कि बहुत सारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो क्या धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। चलो देखते हैं किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, वही बात है। तो ऑप्शन पे चलते हैं कि ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे है कि इज वेयर वॉज एंड हैज। अच्छा, बात किया गया 2019 के 19 में, तो 19 में बात किया गया है तो वो तो पास्ट में बात हो गया। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पार्ट्स की बात कर रही है, पार्ट्स का मतलब है प्लूरल वर्ब। तो पहला तो आपका प्रेजेंट वाला पहले ही चला जाएगा। अब पास्ट टाइम बचेगा, वो बचेगा वर, वर मतलब प्लूरल के लिए आता है। और हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं बाबू। ठीक है, उसके पार्ट्सों की बात करें, एक लैंड नहीं, बहुत सारे एरिया की बात कर रहे हैं। तो जब बहुत सारा होगा तो वर आना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखो एक बार अगर आप यहाँ पे नजर डालेंगे तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट डेट वर कन्वर्टेड, क्या हो रहा है, कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड, वो खेती में कन्वर्ट हो रहा है। और वही खेती धीरे क्या बन जाएगा, सूखा बंजर बन जाएगा। अच्छा, कन्वर्ट टू एग्रीकल्चर लैंड एंड बिकम क्या है कि हायर सोइल है। हायर सोइल का मतलब हैड है, डीड है, वॉज एवर। पहले बात तो हैज गया, अब होने के बाद होगा तो सिंपल समझ रहे कि हेड लगने वाला, डीड भी गया, वॉज भी गया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप हेड लगाइएगा, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे हेड लगेगा। क्यों हेड लगेगा, आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि बात जब कटाई हो जाएगा तो एग्रीकल्चर लैंड होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो हायर सोइल जो होगा, एयर टेम्परेचर क्या करेगा, सूखा पड़ देगा। विच कुड, विच कुड क्या है, विच कुड प्यूरिफाई, इन्फ्लेम, प्रोवोक, एग्रेवेट। हाँ, ये रहा। प्यूरिफाई मतलब सुरक्षित होता है, साफ बोल सकते हैं, इन्फ्लेबल नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ाना। अच्छा, बढ़ जाएगा, पहला समझो। अगर यहाँ पे बात करें तो जब भी हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर कम होगा तो क्या करेगा, सूखा पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, एग्रेवेट कर देगा। ठीक है, एग्रेवेट का मतलब ये होता है वो चीज को बढ़ा देना। ठीक है, उस चीज को क्या कर देना, ड्राउट बंजर खेत कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक आपका कॉम्प्रिहेंशन भी कंप्लीट हुआ। बहुत ही लंबा साथ लेक्चर बन जाएगा, इसलिए थोड़ा कम कर देते हैं। कम क्या, इसलिए हमने थोड़ा सा बीच में फास्ट किया, और फास्ट वहां छोड़ना चाहिए जहां पे मैंने छोड़ा, क्योंकि इनकरेक्टली और फिल इन द ब्लैंक्स में उतना टाइम टेकन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे टाइम
स्पेंड करेंगे तो अदर क्वेश्चन भी छूट जाएँगे। क्लियर हुआ? तो जहाँ पे टाइम लेना चाहिए था, वहाँ हमने टाइम लिया और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताया है, ठीक है? और मेरा यही अप्रोच रहता है। आज का भी प्रीवियस ईयर जो आपका पहला वीडियो जाने वाला है 4 पीएम, ठीक है? और भी वीडियो जो आएगा नेक्स्ट आप क्योंकि प्रीवियस ईयर में बनाना है आपके लिए, तो सब में एक ही अप्रोच में डालूँगा, एक ही चीज़ को मैं सिखाऊँगा और एक ही तरह से कॉन्सेप्ट बताऊँगा, हर एक ऑप्शन को सिखा के। क्लियर? तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ, ठीक है? तब तक के लिए अ, इसी तरह हँसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहते रहिए, ठीक है? और हमारा लेक्चर देखते रहिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जैसे कि आपको मैं बोला लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट हो सके तो कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।